हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। नीट यूजी 2026 का पेपर हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों को, है ना। आपका जो आपने 1 साल 2 साल के लिए, कई लोगों ने 3 साल जो तपस्या करी है, फाइनली आपने एग्जाम दे दिया। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का रिव्यू कैसा है ना। पेपर कैसा आया, क्या कट ऑफ रह सकता है, फिजिक्स में कितने मार्क्स बनने चाहिए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स बनने चाहिए, या बायो में कितने मार्क्स बनने चाहिए, जिससे आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर सको। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेपर में सारा गेम था कॉन्फिडेंस का। देखो, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इस पेपर में आपको दिख गया होगा। पेपर लेंदी था, नो डाउट। अगर अपन सबसे पहले बायो की बात करें तो देखो, बायो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आया है। बायो जो है वो टोटली क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड आया है। लेकिन उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो शायद 30 के आसपास है, 29 या 30 उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। और कुछ आपको पता है कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे, जल्दबाजी में गलती नहीं होगी। देखो, बायो थोड़ा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उनमें स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, मेनली उन्होंने यही कहा है कि बायो जो हम 40 मिनट या 40 मिनट्स में सोच रहे थे, वो एक्चुअली अभी 55 टू 60 मिनट में जा रहा है। कुछ लोगों ने 50 मिनट में भी किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया, मतलब जिनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। देखो, आया टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं भी ये मानता हूं कि बायो थोड़ा सा लेंदी था। इसका इफेक्ट जो है वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे देखने को मिलेगा। पर अगेन, आपने अगर स्टार्ट बायो से किया है तो आप बायो बहुत अच्छा करोगे। सेकंड बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री का पेपर है, देखो वो पेपर बताया जा रहा है मॉडरेट, है ना। केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक थोड़ा आसान भी है, और इनऑर्गेनिक के सवाल भी पूछे हैं। और जो केमिस्ट्री में मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन थे वो भी थोड़े बहुत पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है बैलेंस पेपर था, मॉडरेट पेपर था, पिछली बार से आसान पेपर है, मुझे जो ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 40, 42, 43 करने वालों ने तो 45 भी किए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं देखो फिजिक्स की। फिजिक्स को अपन डिटेल में रिव्यू करेंगे बच्चों। देखो, फिजिक्स का पेपर, सबसे पहला सवाल बच्चे सुबह से मेरे से ये पूछ रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर आसान आया टफ आया। देखो, फिजिक्स के पेपर को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक उन स्टूडेंट के लिए जिनको फिजिक्स में मजा आता है मेडिकल में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो पेपर बहुत आसान था। वो आराम से 160, 165, 170 तक पहुंचेंगे अगर उन्होंने गलती नहीं करी तो। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल है पेपर में, बट न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है ना। न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, वैसे सवाल आपको कराए जाते हैं क्लास में। तो ऐसा नहीं है कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जिसका अप्रोच कुछ अलग था, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सवाल आए हैं, बट थोड़े से उनमें कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप उन न्यूमेरिकल को आराम से कर पाओगे। तो जो बच्चों का फिजिक्स बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को, जो फिजिक्स बच्चे ना समझ के करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करते, फॉर्मूले के साथ साथ उनको ये पता होता है फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत आसान है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जो बोल रहे फिजिक्स हमने 160, 165। थोड़ा सा इशू जो अच्छे बच्चों के साथ आया वो ये आया कि शायद वो फिजिक्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बिकॉज बायो लेंदी था। और केमिस्ट्री भी, मतलब ऐसा नहीं 55 मिनट टू 60 मिनट ही लिया है बच्चों ने। तो फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम मुझे ऐसा लगता है कम मिला होगा बच्चों को, जिसकी वजह से 2-4 क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं हमारे छूट गए। तो ऐसा कुछ मेरे को थोड़ा थोड़ा बच्चों के रिव्यू आए, अच्छे बच्चों के। दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो उन बच्चों की है जो फिजिक्स को रटते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं बिना समझे हुए। जो ये सोचते थे कि यार फॉर्मूले डायरेक्ट टिक वाले सवाल आ जाएंगे, एकदम इजी सवाल आ जाएंगे, उन बच्चों के लिए फिजिक्स डिफिकल्ट गई है। वो बच्चे 110, 120 में स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है 100 भी ना बने उनके। तो जो बच्चों ने फॉर्मूले सिर्फ याद कर रखे थे, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उन बच्चों का आप ये कह सकते हो कि फिजिक्स बहुत खराब गया होगा। उनके लिए मॉडरेट टू टफ है पेपर। पर जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनका इजी टू मॉडरेट पेपर था। देखो हुआ क्या, इस बार जो सवाल आए हैं ना, वो एक्चुअली में उन टॉपिक से आए हैं जो बच्चों के, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। जैसे आप सोचो, प्रोजेक्टाइल बच्चों के स्ट्रांग होता है पर सवाल नहीं दिया,
वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर बच्चों का अच्छा होता है, उससे भी सवाल नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक सवाल ही है, वो भी कंडक्टर से पूछ लिया उन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से पूछा जाता तो शायद बच्चे बना देते हैं उसको, वो कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया। तो कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया तो वहां बच्चा गलती कर देता है। जिसको मान लो कंडक्टर की प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं याद है, वो शायद वो सवाल गलत कर देगा। ठीक है ना। अब कैपेसिटर का भी एक सवाल उन्होंने अच्छा पूछ लिया, तो जिस बंदे को कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पता है कि हीट वगैरह कैसे कैपेसिटर में निकालते हैं, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, तो अगर उसको कॉन्सेप्चुअली वो चीज पता है तो वो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। अगर नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मेरे अंदाज से सेमीकंडक्टर से 3 सवाल पूछ लिए उन्होंने, तो सेमीकंडक्टर से 3 सवाल है तो बहुत सारे बच्चे तो सेमीकंडक्टर पढ़ते भी नहीं है इतना डिटेल में। और डायोड से सवाल पूछ लिए उन्होंने, समझ रहे हो ना। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से भी सवाल पूछे 3, न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 सवाल पूछे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 सवाल पूछे हैं। तो अब आप सोच के देखो कि जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे, जैसे वेव ऑप्टिक्स से 3 सवाल पूछ लिए उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वेव ऑप्टिक्स इतने ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है, तो जो स्कोरिंग टॉपिक है ना वो थोड़े से हटके टॉपिक आ गए। अगर यही मैग्नेटिज्म और मैटर होता, ठीक है ना, यही प्रोजेक्टाइल होता, काइनेमेटिक्स होता, मान लो एनएलएम होता, एनएलएम से भी 2 सवाल है शायद, वर्क पावर एनर्जी से शायद 1 सवाल है, तो आप ये सोच के देखो इन सवालों में बच्चों की ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है। सेंटर ऑफ मास से शायद सवाल नहीं है, देखना आप। तो कहने का मतलब है कि इस बार जो पेपर है ना वो एक्चुअली में है आसान, टीचर के लिए तो बहुत आसान है, उन बच्चों के लिए भी बहुत आसान है जिन्होंने सारे टॉपिकों में इक्वल कमांड ले रखी है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे फिजिक्स के जो फेवरेट टॉपिक होते हैं मेडिकल वालों के लिए, उनसे सवाल कम पूछे गए हैं, है ना। इस वजह से बच्चे थोड़े से क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स में जो एवरेज स्कोर है वो नीचे आ जाएगा। हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि देखो पेपर आसान है, लेकिन पहले के 2 सब्जेक्ट लेंदी है, इसलिए पिछले साल भी बच्चों के स्कोर कम थे, तो इस बार भी फिजिक्स में स्कोर कम आ जाएगा। जिन बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं है, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं है वो फिजिक्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, 30 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री और बायो में टाइम लगा दिया। पर जिन लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस पेपर में, है ना। उनको अगर उन्होंने 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और अगर उनकी एक्यूरेसी सही है, 32, 33, 34 क्वेश्चन सही होते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से रहे। तो जो सबसे पहला चैप्टर रहा वो रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट ने 5 सवाल पूछे हैं, समझ गए ना बात को। उसके बाद सेकंड रहा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, उससे नीट ने 3 सवाल पूछे हैं, और 1-2 अच्छा सवाल है तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप वेव ऑप्टिक्स की बात करो, वेव ऑप्टिक्स से भी नीट ने 3 सवाल पूछे हैं, और 1 सवाल बहुत अच्छा पूछा है, जो मुझे ऐसा लगता है बच्चा कॉन्सेप्चुअली उसमें गलती कर देता है। जैसे वो सवाल पूछा है लैम्डा बाई 3 वाला, तो बहुत सारे बच्चे शायद मुझे लगता है फाई ना निकाल पाए, है ना, फाई के बेसिस पर उनको कैलकुलेशन करनी थी। तो अगर आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है नीट का बच्चा शायद कॉन्सेप्चुअली गलती कर देता है उसमें। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स से भी 3 सवाल आए हुए हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी सवाल आया हुआ है, तो उस चीज को आप अच्छे से देखना। एसएचएम पे भी 3 सवाल आए हुए हैं। तो ये जो चैप्टर हैं, जो 5 चैप्टर है, वो टॉप स्कोरिंग रहे हैं हमारे लिए, है ना। इनसे अगर आप देखोगे तो कहीं पर 17 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से ही आ गए। अब बहुत सारे बच्चे इनमें से क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर पे उनकी कमांड थोड़ी सी कम रहती है, इस वजह से ये 3-4 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट अपन करते हैं जिनसे मॉडरेट क्वेश्चन आए, मतलब मॉडरेट स्कोरिंग वाले चैप्टर कौन से थे। टॉप स्कोरर अपने देख लिए, अब बात करते हैं मॉडरेट स्कोरिंग चैप्टर, जो कि 8 चैप्टर है अपने पास। मॉडरेट स्कोरिंग वाले 8 चैप्टर हैं हमारे पास। कौन कौन से है देखो, उनमें सबसे पहला टॉपिक था वो था काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स से 2 सवाल आए हैं, दोनों ही आसान सवाल आए हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम के भी अपने पास 2 सवाल आए हैं, कैपेसिटर के 2 सवाल आए हैं, जिनमें एक सवाल क्या है अच्छा है, एनएलएम से भी एक फ्रिक्शन वाला सवाल आया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कर लेंगे, वो क्लास में करते हो आप, जो ट्रक वाला सवाल नहीं कराते आप लोगों को, सूडो फोर्स लगा के और उसमें म्यू एम जी बैलेंस करते हो, तो शायद वो सवाल सब बच्चों ने क्लास में कर रखा है, तो हर मॉड्यूल में भी आपको मिलेगा वो, तो शायद वो बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो एसी सर्किट है, एसी सर्किट से भी अपने को 2 सवाल देखने को मिले हैं। एसी सर्किट से भी कितने सवाल आए हैं, 2 सवाल आए हैं। एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला सवाल ही आया है,
तो उसमें भी देखना उसमें कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। इसमें से एक सवाल अगर आपको याद हो, अगर आपने वो डेरिवेशन किया है कि अगर एक सॉलिड इनफाइनाइट रोड में करंट पास करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे करता है, तो अगर आपने ये डेरिवेशन किया है तो आप उसका ग्राफ आराम से बना पाओगे। तो ना इसमें उसका डेरिवेशन अगर आपको पता है, ये इसका ग्राफ अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज इस सवाल को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये टाइम बहुत ले लेगा आपका। उसके बाद देखो रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स से भी 2 सवाल आए हैं। यूनिट डायमेंशन एरर, इससे भी 2 सवाल आए हैं। और फाइनली न्यूक्लियर फिजिक्स से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी मुझे लगता है आसानी सवाल है, बट फिर भी कैलकुलेशन है तो हो सकता है आप गड़बड़ कर दो। तो ये बच्चों हमारे जो चैप्टर है ना वो मॉडरेट स्कोरिंग वाले रहे हैं। बाकी 12-13 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे एक एक सवाल पूछा गया है। तो उनमें से कुछ चैप्टर हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि इनसे ज्यादा सवाल पूछने चाहिए थे, जैसे कैपेसिटर था, उससे एक सवाल ही पूछते हैं, है ना। तो थोड़ा सा वो एक सवाल अगर काइनेमेटिक्स में शिफ्ट कर देते प्रोजेक्टाइल से या रिलेटिव मोशन से तो बच्चे कर लेते हैं। जैसे एरर से सवाल आ गया तो यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल आता अगर तो बच्चा ज्यादा अच्छे से कर पाता है उसको। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आसान है, वो सवाल बन रहे हैं, पर बच्चों में उनकी कमांड होती है नहीं होती वो भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब फाइनल हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कितना मेरे हिसाब से कट ऑफ रहना चाहिए। तो देखो पिछले साल तो पेपर बहुत टफ आया था ना, बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार बच्चे पहले से टफ पेपर की तैयारी भी करके गए हैं, तो वो एक फायदा बच्चों को मिला है। देखो अगर आप बायो की बात करो ना, बायो थोड़ा सा लेंदी है, तो उस वजह से क्या बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है। तो अगर मैं आपका कम से कम स्कोर बनाऊं तो बायो में आपको 320 स्कोर तो करना पड़ेगा बच्चों। मेरे हिसाब से मिनिमम स्कोर आपको बायो में चाहिए 320। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री देखो मॉडरेट है, कुछ बच्चों के लिए इजी भी थी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री ओवरऑल आप ये देख लो यार, कैलकुलेशन वगैरह में बच्चों की गलतियां हो जाती है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल अगर आपको चीजें याद नहीं थी। तो केमिस्ट्री मैं ये सोचता हूं कि मिनिमम आपको 140 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका केमिस्ट्री में मिनिमम 140 स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो पेपर आसान है, लेकिन फिजिक्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक चैलेंजिंग बात थी। उसके बाद कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिजिक्स में अगर आपने 130 प्लस स्कोर किया है तो वो अच्छा स्कोर है आपके लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एक सेफ स्कोर होगा। तो टोटल अगर आप इसको देखो तो 130, उसके बाद कितना 170, सॉरी 140 कितना हुआ 270, और 220 आप बायो का, 320 आप बायो का मान लो, तो मेरे अंदाज से 590 जो है ना वो एक सेफ स्कोर होगा। अगर आप 590 से ऊपर ऊपर स्कोर बना रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो एमबीबीएस की सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ शायद 580 570 के आसपास जाना चाहिए। तो अगर आप 590 बनाते हो तो आप अच्छी पोजीशन पे हो, और अगर आपके 600 प्लस बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मान लो बायो में 340 किया है, तो अगर आपने फिजिक्स में 10-20 मार्क्स कम भी बनाए तो चल जाएगा, वो सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वो ऑप्टिक्स वाला सवाल बोनस होगा क्या? देखो नहीं होगा। इंटरनेट पे जितने लोग बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। आप एनसीईआरटी में उसकी डेफिनेशन पढ़ो, आईआईटी में भी डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ाई जाती है कि भाई जिधर से इंसिडेंट रे आएगी उधर के फोकस को F1 मानना है। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे जिस मीडियम में जाएगी उधर जो फोकस है उसको F2 मानना है। तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो उसका ऑप्शन करेक्ट आता है। समझ गए ना बात को, कि उसमें दे रखा है ना कि अगर मान लो कॉनकेव लेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है वो F1 से ही पास होगी, मतलब आई मीन अपीयर होगी पास होती हुई। समझ गए ना बात को। तो मुझे नहीं लगता नीट उसमें बोनस करेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेकंड ऑप्शन, मेरे पास जो पेपर उसमें सेकंड ही ऑप्शन था, तो अगर सेकंड ऑप्शन सही किया है तो करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग माना जाएगा आपका ना। तो फालतू में आप इधर उधर मत देखो, है ना। समझ गए बात को, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि सर कोई इस सवाल में भी आप हमें बताओ, तो मैं ऑब्वियसली आपके डाउट सॉल्व करूंगा। आप मुझे डीएम कर दो ना, कमेंट कर दो, मैं कमेंट करोगे तो भी आंसर दे दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है बच्चों।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।